Dear students, welcome back. Empire and Imperialism in International Relation. ये टॉपिक जो है एक सीरीज ऑफ टॉपिक है सेकेंड सेमेस्टर FY UGP 4 ईयर डिग्री कोर्स में, जो आपको एक अलग नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशन को दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो है साउथ के नजरिए से, सब अल्टर्न नजरिए से, अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से। जो डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है लिबरल वेस्ट का, जो एक अलग हमें वर्ल्ड दिखाता है, इंटरनेशनल रिलेशन दिखाता है, जहां हिरार्किकल जो है वो नहीं है, डोमिनेंस नहीं है, सबजुगेशन नहीं है, बल्कि एक इक्वल सॉवरेन स्टेट जो एनार्किकल स्ट्रक्चर में इक्वलिटी के बेसिस पे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, वो तस्वीर दिखाता है इंटरनेशनल रिलेशन का, खास करके वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद। उसको ये नजरिया चैलेंज करता है एम्पायर एंड इंपेरियलिज्म का। आपको ये सिलेबस में दे करके यही कहने की कोशिश की गई है कि स्टूडेंट, यदि आप इस पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हो तो आपको चीजें अलग दिखती हैं, जो एक इक्वल सॉवरेन स्टेट का एनार्किकल स्ट्रक्चर में इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम दिखाने की कोशिश लिबरल वेस्ट करता है। ये इसेंस है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एम्पायर एंड इंपेरियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये सभी मेरे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एक अलग नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की कोशिश। लेट अस बिगिन। यदि हम मैप करें कि हम कहां पे हैं, तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया है DSC 6 में जो IR है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स। ये हम लोगों ने पूरा ही कवर पहले से भी किया हुआ है। एक कंस्ट्रक्टिज्म बचा था, मैंने कर दिया है, और यहाँ पे मैंने पावर कर दिया है। सॉवरेनिटी पहले से किया हुआ है, एम्पायर अभी कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम हैं। इसको आज हम कवर कर रहे हैं, और ये होपफुली एक दो दिनों में इसको भी खत्म कर देंगे। ये जो है, जो एक्सप्लोरिंग फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री जो है, वो ग्लोबल IR का क्या कॉन्सेप्ट है और एक कैसे शिफ्ट हो रही है वर्ल्ड में ग्लोबल ऑर्डर या ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ पावर, ये भी पहले मैं ग्लोबल शिफ्ट के नाम से बना चुका हूं, तो थोड़ी बहुत ठीक है, इसको भी देखेंगे। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, हमें लग रहा है कि एक वीक के अंदर जो है इंटरनेशनल रिलेशन की सिलेबस खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हम लोग जो मीनिंग, डेफिनेशंस एंड फीचर्स जो एम्पायर एंड इंपेरियलिज्म की, क्योंकि इन दोनों मिले हुए हैं, इसको देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। हम लोग लिंकेज देखेंगे एम्पायर का इंपेरियलिज्म से क्या है, जो डायरेक्ट नाता है, और इंपेरियलिज्म का कोलोनियलिज्म से भी जो है नाता लगभग डायरेक्ट है। इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। देन एक हिस्टोरिकल वे में समझने की कोशिश करेंगे, जो दुनिया में जो ग्रेट एम्पायर्स हैं जिसको हम लोग जानते हैं, उसके बारे में भी जस्ट आपको बताएंगे, कोई बहुत ज़्यादा इस पे नहीं। देन हम लोग जो क्रक्स देखेंगे कि यदि तीन नज़रिया हम लें, रियलिस्ट, लिबरलिस्ट, मार्क्सिस्ट, पोस्ट मॉडर्न, तो एम्पायर के नज़रिया या एम्पायर के बारे में उनकी सोच क्या है, एम्पायर और इंपेरियलिज्म को वो कैसे देखते हैं। फिर उल्टा हम लोग चश्मा यदि हम एम्पायर का ही पहन लें, एम्पायर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमको इंटरनेशनल रिलेशन कैसे दिखता है। ये दो कोर डिस्कशन है इसमें। और फिर हम लोग देखेंगे कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, यूजिंग एम्पायर एज एन लेंस टू अंडरस्टैंड IR। यदि उसके पर्सपेक्टिव से यदि हम अंडरस्टैंड करें IR को, तो क्या उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्साइटिंग डिस्कशन को। सबसे पहले एम्पायर, और मैंने इंपेरियलिज्म को मिला दिया है, क्योंकि जहां एम्पायर है वहां इंपेरियलिज्म होगा। तो एम्पायर का मायने क्या होता है, हम लोग जानते हैं, मुगल एम्पायर कहते हैं, रोमन एम्पायर कहते हैं, हम एम्पायर का यूज करते हैं हमेशा। हम लोग जो है एम्पायर का, इवन मौर्यन एम्पायर हम कहते हैं। तो ये एम्पायर का मीनिंग क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल एंड डोमिनेशन एक्सरसाइज बाय ए डोमिनेंट स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स ओवर सबऑर्डिनेट रीजन और टेरिटरीज। यदि आप मुगल को यदि एक एम्पायर मानते हैं, तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक डोमिनेंट स्टेट है जो कि दिल्ली या आगरा में बेस्ड होता है, और वो पूरे इवन साउथ और ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, इन सब को जो है वो सबजुगेट करता है और उस पर शासन करता है, एक तरह का टेरिटोरियल कंट्रोल बनाता है। लेकिन उसका कोर आप ऑलवेज देख सकते हैं। तो एम्पायर जब भी बनता है, तो आपको एक कोर इलाका दिखेगा, जहां पे कि जहां से वो शुरुआत होती है, वो किंगडम सब पे छा जाता है, वो स्टेट सब पे छा जाता है। यदि मुगल का देखेंगे तो आगरा दिल्ली का जो इलाका है वो कोर है, और एक पेरीफेरी आपको दिखेगी, बंगाल पेरीफेरी दिखेगा, अवध पेरीफेरी दिखेगा, साउदर्न डेक्कन जो है वो पेरीफेरी दिखेगा, जिसको वो सबजुगेट करते हैं। तो एक तरह का हिरार्किकल रिलेशन दिखेगा। एक तो ऐसा हिरार्की दिखेगा कि टॉप डाउन, यहाँ ऐसे ऐसे, मतलब हिरार्की कैसे, एक एम्परर होगा जो महाराजा धीराज हुआ,
या एम्पेरर कह लीजिए, मुगल बादशाह, उसके नीचे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े महाराजा होंगे, फिर महाराजा के नीचे जो है वो राजा होंगे, राजा के नीचे छोटे राजा होंगे, और फिर जो है जमींदार होंगे। इस तरह का एक लेयर्ड हायरार्किकल जो है वो गवर्नेंस आपको दिखेगी। यहाँ पे डोमिनेंस दिखेगा, जो ऊपर का जो यूनिट है वो नीचे को डोमिनेट करता है, उसको एक्सप्लॉइट भी करता है, तो एक्सप्लॉइटेशन भी दिखेगा आपको। एक एक तरह का जो जो पावर जो है ना वो एक एसिमेट्री दिखेगी, या पावर इम्बैलेंस दिखेगा। मतलब ये जो सुपर जो महाराजा है वो सबसे अधिक पावरफुल है, और ये लोग उसको एक तरह तरीके से अपना जो है वो मालिक जैसा मानते हैं। ये ट्रिब्यूटरी जैसी आपको दिखेगी, और इसी तरीके से ये जो ऊपर के यूनिट है वो नीचे के यूनिट की तुलना में ज़्यादा पावरफुल दिखते हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारे एसिमेट्री दिखेगी, जैसे कि एक एम्पायर है तो उसका जो नाता डिफरेंट रीजन से है ना, जैसे मान लीजिए मुगल है तो उसका डेक्कन हो सकता है उसको काफ़ी उसने फ्रीडम दे रखी हो, और जो बंगाल है उसको कम फ्रीडम दिया है। इस तरह की चीज़ देखेंगे, ये सब फीचर आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन आप समझ गए होंगे एम्पायर हम किसको बोलते हैं। एक तरह का लेयर्ड हिरार्किकल गवर्निंग स्ट्रक्चर, जिसमें एक सुपर पावर एक सेंटर में होता है, और पेरिफेरल जो पावर होती है सबॉर्डिनेट हो जाती है, उस टेरिटरी को वो कंट्रोल करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सो एम्पायर कैन बी कॉन्सेप्चुलाइज एज ए फॉर्म ऑफ हेजोमनी। इसको आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं। हेजोमनी मतलब एक वर्चस्व, where a dominant state or group of state exercise disproportionate influence and control over the international system. यदि इंटरनेशनल सिस्टम में देखें तो एम्पायर जो है एक हेजोमनी, जैसे कि आप यूएस को एक एम्पायर मान सकते हैं, या यूएस और वेस्टर्न यूरोप मिल करके जो है एक हेजोमनी स्टैब्लिश करता है, डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस जो है पूरे दुनिया पे वो करने की कोशिश करता है, तो उसको भी आप एम्पायर समझ सकते हैं। दूसरा मीनिंग इसका डायरेक्ट जो इससे निकल के आता है वो है इनफॉर्मल एम्पायर। एक तो फॉर्मल एम्पायर है कि मुगल एम्पायर है, रोमन एम्पायर है। एक दूसरा इनफॉर्मल एम्पायर से भी चाइनीज एम्पायर कह सकते हैं, रशियन एम्पायर आज के समय में भी कह सकते हैं, और यूएस एम्पायर कह सकते हैं। इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर ए स्टेट और डोमिनेंट पावर exerts significant influence over other states or region without direct political control or former colonization। बिल्कुल आप अमेरिका को समझ सकते हैं। अमेरिका जब अपनी हेजोमनी स्टैब्लिश करता है वर्ल्ड पे, तो कितने तरीके से इराक को वैंक्विश करता है वॉर में, अफगानिस्तान को वैंक्विश करता है वॉर में। इसके अलावा पूरी दुनिया को जो है वो न्यू लिबरल पाथ पे डालता है वॉशिंगटन कंसेंसस से, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम से। उसके जो आज इकोनॉमिक आर्मी जो है या सेनापति जो है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ दिखते हैं, और यूनाइटेड नेशन एक तरीके से लगता है कि उसके पाले में, उसके गोदी में काम करता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा कई बार नजर आने लगता है, और उसकी जो पूरी दुनिया में हेजोमनी दिखती है, तो उसको भी आप एम्पायर की तरह देख सकते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे दुनिया के अदर स्टेट को, और उससे उसका एक हिरार्किकल जैसा नाता बन जाता है। हिरार्किकल मतलब कहीं कोई ऊपर है कोई नीचे है। जो इंपेरियलिज्म है ये इससे डायरेक्टली लिंक्ड है। इंपेरियलिज्म वो आइडियोलॉजी है जिससे एम्पायर बनता है। इंपेरियलिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन टर्म इंपेरियम, इसका मायने होता है कंट्रोल, denote the way that one country exercises power over another, to control. It may be through either directly through colonization or indirectly through economic and political influence. तो इंपेरियलिज्म जो है वो आइडियोलॉजी है जिससे एम्पायर बनती है। सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डायमेंशन हो सकते हैं इंपेरियलिज्म के। इस पे पूरी एक क्लास ली जा सकती है। अभी आप देखेंगे तो अमेरिका को यदि आप एम्पायर मानते हैं, उसके आइडियोलॉजी इन्फ्लुएंस करने के इंपेरियलिज्म, तो उसके मिलिट्री डायमेंशन भी हैं, किस तरीके से क्रूज मिसाइल से कहीं भी अटैक कर सकता है, उसके पास में जो आर्सनल है या युद्ध के जो हथियार वो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, वो मिलिट्री डायमेंशन है। इकोनॉमिक डायमेंशन तो ऑब्वियस है, कैसे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है, कैसे इकोनॉमिक एड देता है, उसके थ्रू इन्फ्लुएंस करता है। कल्चरल तो सॉफ्ट पावर हमने कितनी बार डिस्कस किया है, चाहे उसके खाने पीने का हो, ड्रेस हो, उसके लाइफ स्टाइल हो, मूवी हो, ऑल। एंड हिस्टोरिकली भी कई बार जो है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर वन में कैसे उसने बिहेव किया, टू में कैसे किया, कोल्ड वॉर में। एंड सोशियोलॉजिकल भी है, काफ़ी सारा जो जो इम्पैक्ट है वो सोशल दिखता है, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ या कल्चरल सोशियोलॉजिकल मिल जाता है, उस तरीके से भी दिखती है कि वर्ल्ड जो सोसाइटी है उसके जो स्ट्रक्चर हैं वो भी, उसके जो नॉर्म, वैल्यू, बिलीफ है वो भी अमेरिका उसको गाइड करता है। ये उसका सोशल या सोशोलॉजिकल डायमेंशन हो जाता है। इंपेरियलिज्म और कोलोनियलिज्म भी जो है काफी ज्यादा आपस में मिले हुए हैं।
कोलोनिज्म का जो प्रैक्टिस है कि किसी कंट्री को या किसी रीजन को आप डायरेक्टली टेरिटोरियली सब्जुगेट करते हो और वहां जाके बस जाते हो, ये इंपेरियलिज्म के आइडियोलॉजी से गाइडेड होती है. कोलोनियलिज्म इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इंपेरियलिज्म. तो इंपेरियलिज्म कई तरीके से, बिना कॉलोनी बनाए हुए आप इंपेरियलिज्म कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो. इंपेरियलिज्म के तो केवल आपको कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. कॉलोनियलिज्म में तो वहां जाके आप बसते भी हो. ऑल, इसलिए ऑल कॉलोनियलिज्म इज इंपेरियलिज्म, बट ऑल इंपेरियलिज्म इज नॉट कॉलोनियलिज्म. अभी यदि आप नियो इंपेरियलिज्म देखोगे या कैपिटलिस्ट, जो कंट्रोल कैपिटलिस्ट कंट्री का जो कहते हैं मार्क्सिस्ट में कि कोर कंट्रोल करता है पेरिफेरी को, लाइक वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में, उसमें कोई कॉलोनियलिज्म नहीं है, लेकिन वो इंपेरियलिज्म तो है. नियो कॉलोनियलिज्म एंड नियो इंपेरियलिज्म ये लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है जो ट्रीट करता है ग्लोबल जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें कि फ्री ट्रेड और फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रेशर दी जाती है, जहां मार्केट आगे आता है, स्टेट पीछे हट जाता है. उसको मार्क्सिस्ट या लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है वो उसको न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म मानते हैं. आप लेनिन का देखोगे जहां उन्होंने कहा कि जो इंपेरियलिज्म है वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है. तो जो वो कैपिटलिज्म जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है उसको वो इंपेरियलिस्ट मानते हैं, क्योंकि उसमें जो कोर कंट्री होते हैं वो हिरार्किकल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक टू द पेरिफेरी, और वो डोमिनेट करते हैं पेरिफेरी को और उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं. तो जो एम्पायर का जो सारे जो गुण हैं, हिरार्की, डोमिनेंस, एक्सप्लॉइटेशन, सबजुगेशन एंड हेजमनी, वो सब इसमें दिखती है जो कैपिटलिज्म का जो अभी रूप है वर्ल्ड में. यदि इसके डेफिनेशन देखें, ये तो मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूं, मैंने 4-5 लिए हैं. इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहती है कि एम्पायर इज ए मेजर पॉलिटिकल यूनिट इन विच द मेट्रोपोलिस, मतलब कोर, और सिंगल सॉवरेन अथॉरिटी एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर टेरिटरी ऑफ ग्रेट एक्सटेंट और ए नंबर ऑफ टेरिटरीज और पीपल्स थ्रू फॉर्मल एनेक्सेशन और वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनफॉर्मल डोमिनेशन. आप इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डोमिनेशन इसके साय में आते हैं. यदि माइकल डॉयल के देखिए जिन्होंने डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी दिया है, लिबरल थिंकर, तो उनके अनुसार से इफेक्टिव कंट्रोल वेदर फॉर्मल और इनफॉर्मल, ध्यान दीजिए इनफॉर्मल भी आता है, ऑफ ए सबऑर्डिनेटेड सोसाइटी बाय एन इंपेरियल सोसाइटी. तो ये एक सोशल एस्पेक्ट से देखते हैं कि एक जो डोमिनेंट सोसाइटी किसी दूसरे सोसाइटी को डोमिनेट करती है, सबऑर्डिनेट करती है, आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली, तो वो और उसको कंट्रोल करती है इफेक्टिव रूप से, तो इंपेरियलिज्म है. Any relatively large sovereign political entity whose components are not sovereign. तो यहाँ sovereignty पे है कि एम्पायर एक ऐसा बहुत बड़ा sovereign political entity है, यूनिट है, जिसके कंपोनेंट पूरी तरह sovereign नहीं. जैसे आप ब्रिटिश एम्पायर लीजिए और यहाँ 565 करीब जो है रियासत लीजिए, उसको प्रिंसली स्टेट कहते थे. तो जो ब्रिटिश एम्पायर है जो इंग्लैंड में बेस्ड थी वो तो सॉवरेन थी और बहुत बड़ी थी, लेकिन ये जो उसके कंपोनेंट थे जो प्रिंसली स्टेट, वो सॉवरेन नहीं थे, लेकिन उसके कंपोनेंट थे, वो सेमी सॉवरेन थे. तो ये जो डेफिनेशन है ये रैन तागे पेरा ने दिया है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं. अब यहाँ पे देखिए टॉम नेरेन पॉल जेम्स जो देते हैं, ये लंबा सा है. ये कहते हैं कि एक ऐसी पॉलिटी है या पॉलिटीज है, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम है, which extend relations of power across territorial space over which they have no prior or given legal sovereignty, and where in one or more of the domains of economics, politics and culture they gain some measure of extensive hegemony over those spaces to extract or accrue value. तो मतलब कि यदि एक कोई कोर जो है एक ऐसे दूसरे टेरिटोरियल स्पेस पे कब्जा जमाता है जिसपे कभी उसकी कोई सुजरेनिटी या सॉवरेनिटी नहीं थी, और उसको एक तरह से वो कंट्रोल करने लगता है, चाहे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स या कल्चर के मामले से, और उसको एक्सप्लॉइट करने लगता है, तो इस सिस्टम को हम एम्पायर कह सकते हैं. मार्क्सियन एंड पोस्ट मॉडर्न डेफिनेशन यदि आप देखें एम्पायर का, तो ये कहते हैं कि वर्किंग ऑफ कैपिटलिज्म एट ग्लोबल लेवल एंड इट्स मैरिड मतलब वेरिड फॉर्म्स ऑफ पावर, हिरार्की, डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन. तो इसको वो फंक्शन, एम्पायर को वो फंक्शन ऑफ पावर, एसिमेट्री, हायरार्की, डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन के रूप में देखते हैं, जो कि ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का मैनिफेस्टेशन है. तो इतने अलग अलग तरीके से एम्पायर को आप समझ सकते हैं. और अब आगे आप देखेंगे क्यों ये डेफिनेशंस जो है
उससे पूरी जो है एक नजरिया बदल जाता है। यदि आप एम्पायर या एम्पेरियलिज्म के चश्मे से इंटरनेशनल रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको वही इवेंट जो आपको लिबरल वर्ल्ड या लिबरल जो आइडियोलॉजी अलग ढंग से बताता है वो आपको अलग दिखने लगेगी। हम लोग देखेंगे आगे कैसे। यहां पे आइए फीचर और कैरेक्टरिस्टिक जो है एम्पायर का देखें इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव में। तो पहला तो हम लोग ऑब्वियस है कि ये बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है इंपेरियल आइडियोलॉजी से। इंपेरियल आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है? टू कंट्रोल, टू डोमिनेट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डोमिनेट बाय वे ऑफ पॉलिटिक्स, मिलिट्री, इकोनॉमिक्स, कल्चर और सोशियोलॉजिकल। इट डिनोट्स डोमिनेंस ऑफ वन स्टेट ओवर मल्टीपल स्टेट पॉलिटिकल यूनिट। ये तो ऑब्वियस है, डोमिनेंस इज द की वर्ड, हेरार्की इज द की वर्ड। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हिरार्किकल एंड लेयर्ड होता है। आपने देखा ना कि बादशाह है, उसके नीचे महाराजा हैं, राजा हैं, छोटे राजा हैं, जमींदार हैं, इस टाइप से एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इंग्लैंड में भी जब ये मेडिवल काल में आप देखेंगे तो सुपर जो है एम्परर के नीचे में जो है सुपर लॉर्ड हैं, किंग हैं, फिर लॉर्ड हैं, फिर बैरन हैं, फिर नाइट्स एंड लाइक दिस। टेरिटोरियल एक्सपेंशन को भी दिखाता है कि एक कैसे एक स्टेट जो है, जैसे मान लीजिए मैसेडोनिया छोटा सा सिटी स्टेट, और एक पूरा जो है मैसेडोनियन एम्पायर बनाता है एशिया तक पहुंच करके, तो किस तरीके से रोमन इटली में बेस्ड रोम में और कैसे पूरे जो है यूरोप में छा जाता है। एक इंग्लैंड एक छोटा सा राज्य और कैसे टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके कितने भूभाग को जो है कितने कंटिनेंट में अपने अंदर में ले लेता है ब्रिटिश एम्पायर में। ये पावर एसिमेट्री एंड इम्बैलेंस को दिखाता है कई तरीके से। एक तो जो कोर होता है और जो पेरीफेरी है उनके बीच में पावर इम्बैलेंस है, तभी तो वो डोमिनेट करता है। दूसरा जो पेरीफेरी का जो नाता है कोर से वो भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश एम्पायर इंडिया को अलग तरीके से ट्रीट कर रही है और वही नाइजीरिया को अलग तरीके से ट्रीट कर रही है। तो ये एक एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी है कि कोर और जो पेरीफेरी है उसका जो नाता है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसको भी ये दर्शाता है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है ये बहुत बड़ा फीचर है इंपेरियलिज्म का या एम्पायर का, जहां पे कोर जो है वो पेरीफेरी को ऑलवेज एक्सप्लॉइट करता है। ब्रिटिश एम्पायर को याद कीजिए, अपने सारे पेरीफेरी या कॉलोनी से वो रॉ मटेरियल लाता है, चीप लेबर लाता है, स्लेव लेता है और अपना ही तैयार किया हुआ माल वहां पे 10 गुना 15-20 गुना कीमत पे उसको बेच करके उससे फिर पैसे लेता है। ये जो अनइक्वल एक्सचेंज होती है, ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है और उसके इकोनॉमिक उसके नेचुरल रिसोर्सेज का जो दोहन होता है, ये भी इसकी खास विशेषता है। ये कल्चरल हेजोमनी को भी दर्शाता है। कल्चरल हेजोमनी को दर्शाता है, आप देख सकते हैं जब मुगल एम्पायर है तो उस समय में पर्सियन कल्चर, पर्सियन कुजीन, पर्सियल जो डांस फॉर्म, पेंटिंग, जो वे ऑफ लाइफ, बोलने का सलीका, तहजीब, शायरी, वो पूरे जगह छा जाता है। हर कोई जो है चाहे वो किसी भी माइनॉरिटी कल्चर का हो या छोटे कल्चर का हो, मुगल कल्चर को इमिटेट करने लगता है। वही अभी दुनिया में हो रहा है। कोई भी कंट्री, चाहे अफ्रीका का हो चाहे इंडिया, वो अमेरिकन कल्चर को इमिटेट करने लगता है। उसके तरह से खाना, उसी के तरीके से बोलना, उसके ही तरीके का पिक्चर देखना, उसके तरीके का म्यूजिक सुनना, उसी के तरीके का गेम खेलना, ये हेजोमनी को इस्टेब्लिश करने लगता है। हाइब्रिड कल्चर को भी जन्म देता है किसी भी एम्पायर में देखेंगे, क्योंकि इतने डिफरेंट कल्चर के जो पीपुल होते हैं वो सबजुगेट होते हैं कि एक एम्पायर, यदि ऑटोमन एम्पायर को देखें तो उसमें क्रिश्चियन कल्चर है, क्रिश्चियन में प्रोटेस्टेंट हैं, कैथोलिक हैं, उसमें एनिमिस्ट हैं, मुस्लिम हैं, उसमें कई कल्चर के जो लोग हैं वो ट्राइबल कल्चर, वो सब उसमें मिक्सड होते हैं। तो एक हाइब्रिड कल्चर भी बनता है। जैसे कि मुगल जो एम्पायर है उसने कैसे इंडो इस्लामिक कल्चर को जन्म दिया जो एक हाइब्रिड कल्चर है। और कल्चरल बैकलैश भी होता है। अभी भी वो हो रहा है कि बाबर ने मंदिर तोड़वाया हमारा राम मंदिर का, तो हम मस्जिद तोड़ेंगे। ये कल्चरल बैकलैश जो है सेंचुरी तक जो है चलती है। जब एक कल्चर को फील होता है, खास करके मेजोरिटेरियन कल्चर को, कि किसी माइनॉरिटी कल्चर ने अपने एम्पायर के थ्रू हमारे कल्चर को ध्वस्त किया, तो उसका सालों साल उसकी बैकलैश जो है सेंचुरीज तक चलती है। रेजिस्टेंस एंड कन्फ्लिक्ट जो है वो भी एम्पायर का एक बहुत बड़ा फीचर है। हमेशा आप मुगल एम्पायर को यदि लें तो देखिए कैसे जो है, जैसे ही मुगल के जो कोर कमजोर हुआ, थोड़ा सा भी कमजोर हुआ औरंगजेब के मरने के बाद, तो कैसे जो है अलीवर्दी खान कलकत्ता में
और यहाँ अवध के नवाब और हैदराबाद कैसे छिटक करके उन्होंने अलग हो गए वो पेरीफेरी और खुद अपने को सॉवरेन डिक्लेयर कर दिया। ये हमेशा होता है। जब ब्रिटिश एम्पायर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कमजोर हुआ तो कैसे उसके एक एक करके उसके जो कॉलोनी है वो छिटक के वो जो है इंडिपेंडेंट हो गए। तो वो हमेशा रेजिस्टेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इंपीरियल ओवर स्ट्रेच जो है, ये पॉल कैनेडी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनका कहना है कि जो कोर यदि बहुत ज़्यादा टेरिटरी को अपने में शामिल कर लेता है तो इकोनॉमिकली उसको संभाल नहीं पाता है, क्योंकि एम्पायर को मेंटेन करने का इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने ही वेट से, अपने जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन के वजन से ही भरभरा के वो कमज़ोर हो जाता है, संभाल नहीं पाता है। इसको इंपीरियल ओवर स्ट्रेच कहते हैं। ये भी फीचर है, ये ब्रिटिश एम्पायर के में बिल्कुल दिखा, मुगल एम्पायर में भी देखा। इंपेरियल डिक्लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन तो एकदम ऑब्वियस है कि ये एक साइकिल चलता है। ये पॉल कैनेडी भी कहते हैं, जो हिस्ट्री ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में वो कहते हैं कि कैसे एक साइक्लिक चलता है, कैसे रोमन एम्पायर का उदय होता है और कैसे वो फिर ध्वस्त हो जाता है। होली रोमन एम्पायर आती है, वो भी ध्वस्त हो जाती है। ओटोन एम्पायर आते हैं और कैसे वर्ल्ड वॉर 1 में खत्म हो जाते हैं। रशियन एम्पायर आते हैं और कैसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन खत्म करता है। ब्रिटिश एम्पायर एक सबसे बड़ा एम्पायर के रूप में आता है, वो भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैसे सिमट जाता है, कैसे छोटा होता है। अभी अभी अमेरिकन एम्पायर एक इनफॉर्मल है, उसका भी एक दिन आएगा, वो भी जो है टूटेगा। तो ये और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उससे पूरी वर्ल्ड ऑर्डर जो है बदलती है। जब एम्पायर का पतन होता है, फॉल होता है, तो पूरा जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो हिल जाता है और उसमें एक चेंज आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है। यदि हम ग्रेट एम्पायर देखें, जस्ट ये आपको एक हिस्टोरिकल और एग्जाम में कहीं कहीं लिखने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो इसमें कुछ एम्पायर छूट भी गए हैं, जैसे गुप्ता एम्पायर, रोमन एम्पायर में नहीं ले पाए हूँ, लेकिन इसमें काफ़ी एम्पायर हैं। लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बिल्ड किया था मैसेडोनियन एम्पायर। आप जानते हैं वो यहाँ तक पंजाब तक पहुँच गए थे। पुरू से उनका जो है पोरस, किंग पोरस से उसका उनका सामना भी हुआ था, लेकिन लौट जाना पड़ा था। एथेनियन एम्पायर जो है, एथेनियन एम्पायर पता है आपको कि स्पार्टा से लड़ाई हुई थी और इसी को पेलोपोनेसियन वॉर में थ्यूसिडाइडस ने अपनी क्लासिकल रियलिस्ट जो उन्होंने आइडियोलॉजी दिया था, उसी एथेनियन एम्पायर का जो उदय हुआ था उसके बेसिस पे। रोमन एम्पायर को कौन नहीं जानता है, बाद में उसका एक टुकड़ा जो है ईस्टर्न पार्ट में द होली रोमन एम्पायर, जिसको बेजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, उसका उदय हुआ। चाइनीज एम्पायर समय 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 पे काफ़ी बड़े बड़े डायनेस्टी वहाँ पे एम्पायर के रूप में किए हैं। क्वीन डायनेस्टी, हान डायनेस्टी, टांग एंड मिंग डायनेस्टी। ओटोमन एम्पायर जो कि इस्तांबुल में बेस्ड था, टर्की में, एक ग्रेट एम्पायर जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका से लेकर के और साउथ ईस्टर्न यूरोप तक इसमें शामिल था। मुगल एम्पायर इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न अफगानिस्तान, बंगाल खाड़ी, सब साउथ तक फैला हुआ था। पर्सियन एम्पायर दो टाइम में दिखता है, जो एंशियंट मुस्लिम धर्म आने से पहले ससानियन एम्पायर था और फिर मेडिवल काल में सफाविद एम्पायर। आपको पता होना चाहिए कि सफाविद एम्पायर जो है वो इतना पावरफुल था कि मुगल एम्पायर उसको अपना बॉस मानते थे, याद रखिएगा। जैसे कोई संकट आती थी तो साफाविद के शरण में ही जाते थे। जैसे हुमायूं को जब शेरशाह ने हराया था तो वो साफाविद के ही शरण में 15 साल तक जाके रहा था। और इसी चलते इतना ज़्यादा असर था साफाविद एम्पायर का कि उसकी लैंग्वेज, कल्चर, कुसीन सब जो है हम लोगों ने, मुगल ने अपनाया। वो एक तरह से उसको, जैसा मैंने कहा कि दूसरी बार कह रहा हूँ, बॉस मानते थे। ब्रिटिश एम्पायर के बारे में क्या एक्सप्लेन करना है। स्पेनिश एम्पायर ब्रिटिश एम्पायर से पहले महान हो गई थी, जिसने कि अमेरिका नॉर्थ और साउथ दोनों कंट्रोल किया। आज भी यदि हम लैटिन अमेरिका कहते हैं साउथ अमेरिका को, इसलिए क्योंकि वहाँ स्पेनिश लैंग्वेज जो है बोली जाती है। रशियन एम्पायर जो है बहुत बड़ी एम्पायर थी, उसका बहुत बड़ा इलाका था। सोवियत रूस ने उसको और आगे बढ़ाया, एक और इन्फ्लुएंस दिया, लेकिन अब वो सिमट गई है। और अभी यदि रसिया यूक्रेन वॉर देखें तो रसिया की जो एम्पेरिकल जो टेंडेंसी है और जो बचा खुचा एम्पायर के रूप में उसकी जो शक्ति है या इमेज है, उसको एक लास्ट रियर गार्ड एक्शन है उसको बचाने की, ये वॉर। जो हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर कहते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दौरान इसको काफ़ी चोट पहुंची, एक तरह से टूट टाट गया। वो भी बहुत बड़ा एम्पायर था, जिसमें अभी का जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी काफ़ी उसमें शामिल थे। 21st सेंचुरी के यदि इनफॉर्मल एम्पायर देखे तो यूनाइटेड स्टेट्स को कई लोग एम्पायर मानते हैं, उसकी हेजोमनी को एम्पेरिकल हेजोमनी मानते हैं। चाइना को एक राइजिंग एम्पायर मानते हैं और यूरोपियन यूनियन को यूरोप का नया एम्पायर मानते हैं और रसिया को भी एम्पायर माना जाता है। अब आइए एम्पायर एंड नेशन स्टेट के बीच में हम लोग रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं, वर्सेस देखते हैं, क्या कॉमन है क्या कंट्रास्ट है, खासकर कंट्रास्ट। ये क्यों देखते हैं? क्योंकि देखिए,
जो अभी की हमें दुनिया दिखाई जाती है इंटरनेशनल रिलेशन, जो लिबरल वेस्ट दिखाता है, वो नेशन स्टेट आधारित जो है इंटरनेशनल रिलेशन है, जहां पे कि करीब 200 एकदम बिल्कुल सॉवरेन इक्वल, फॉर्मली इक्वल नेशन स्टेट एकदम इक्वलिटी के बेसिस पे एक एनार्किकल स्ट्रक्चर में इंटरैक्ट करते हैं। इसी को इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, खास करके वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद से जो दुनिया है, जो यूनाइटेड नेशन भी मानता है। लेकिन यदि एम्पायर के नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशन देखें, जिसको कि वेस्टर्न लिबरल वर्ल्ड कहता है, मत देखो क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वही रियलिटी है और ये छद्म है नेशन स्टेट बेस्ड जो इंटरनेशनल रिलेशन है, तब हमें वो वहाँ पे हिरार्की दिखती है, हमें डोमिनेंस दिखता है, सबजुगेशन दिखता है और वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन दिखता है। इसलिए इन दोनों में फर्क देखना जरूरी है। यदि हम टेरिटरी के बेसिस पे देखें तो जनरली जो है इसका टेरिटरी जो है दो चीजें, एक तो बहुत बड़ा होता है एम्पायर का, क्योंकि काफी टेरिटरी को एक्वायर करती है जितने भी ग्रेट एम्पायर हुए। दूसरा, इसका टेरिटोरियल बाउंड्री बहुत फिक्स नहीं होता है, फजी टाइप की होती है। इवन मुगल एम्पायर का बाउंड्री आप ठीक से नहीं कर पाएंगे कहाँ पे जाती है। ब्रिटिश एम्पायर का भी यदि आप देखेंगे तो अफगानिस्तान और रसिया के बीच में पता नहीं, मतलब इंडिया और रसिया के बीच में जो एरिया था जिसको ग्रेट गेम कहते हैं, उसमें ठीक से पता नहीं था कि तिब्बत अफगानिस्तान किसके अंडर में पाले में आता है। तो ये जो है टेरिटरी का है। लेकिन जो नेशन स्टेट होती है उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री एकदम फिक्स होती है, आप बाउंड्री एकदम डिजिग्नेट कर सकते हो, बाउंड्री पुलिस है, बाउंड्री कंट्रोल है, तो इसका टेरिटरी एकदम फिक्स है। थोड़ा नीट होता है, मतलब एकदम बिल्कुल बंधा हुआ होता है, बॉर्डर क्लियर होती है। इसका टेरिटरी थोड़ा वास्ट और नीट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने पीपल का दिया, लेकिन दूसरे में देखेंगे पीपल एंड सिटीजनशिप। देखिए, जो एम्पायर जो है एक डाइवर्स पीपल या डाइवर्स नेशन को रूल करता है। इसके अंडर में कई तरह के पीपल होते हैं, कई तरह के कल्चर, कई तरह के रिलीजियस ग्रुप होते हैं। जैसे आप ऑटोमन एम्पायर को देखें तो इसमें ट्राइबल इथनिक कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है, मुस्लिम में भी अनेक धड़े हैं, क्रिश्चियन है उसमें भी अनेक धड़े हैं, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक एंड मेनी अदर कल्चर के लोग उसके पार्ट हैं। मुगल यदि आप एम्पायर को देखें तो उसमें ट्राइबल कल्चर से लेके हिंदू कल्चर से लेके इस्लामिक कल्चर एंड मेनी इवन इवन सिख कल्चर, ये सब उसके पार्ट में आते हैं। तो नेशन स्टेट ऐसा माना जाता है कि एक नेशन का अपना जब स्टेट होता है तो नेशन स्टेट होता है। इसका मतलब एक स्टेट का एक कल्चरल जो है पीपल को वो रूल करता है। वैसे ऐसा सही होता नहीं है। इंडिया को भी यदि आप देखें, रसिया को देखें, तो वो सब मल्टी कल्चरल हैं और एक तरीके से देखें तो उस बेसिस पे वो मल्टी नेशनल भी दिखते हैं। यदि नेशन को हम एक कल्चर में बांधने वाला पीपल के रूप में सोचते हैं, लेकिन फिर भी रियल हो चाहे इमेजिन्ड हो, पीपल ऐसा मानते हैं कि हमारा अपना स्टेट है। हम एज ए कल्चरली या एज ए नेशन के तौर पे हम एक पीपल हैं, वन पीपल। तो वन पीपल, वन नेशन, वन स्टेट, ये फीलिंग जो है नेशन स्टेट में है, जबकि यहाँ पे वैसा नहीं है एम्पायर में। गवर्नेंस स्ट्रक्चर मैंने कई बार आपको बताया कि एम्पायर में लेयर्ड और हिरार्किकल पावर रिलेशनशिप होता है बिटवीन इंपेरियल कोर एंड सबऑर्डिनेट पेरिफेरीज। मैंने बताया कि बादशाह से लेके जमींदार तक कैसे जो है लेयर्ड होती है, जबकि इसमें जो है जो किंग होता है और उसका जो सिटीजन होता है वो एकदम डायरेक्ट उसका आपस में नाता होता है। यहाँ पे ये भी समझिए कि बीच में इंटरमीडिएटरी कोई नहीं होते हैं, चाहे वो किंग जो है चुना हुआ हो, डेमोक्रेटिक हो, चाहे मोनार्क हो, उसका सीधा नाता जो है राइट ऑब्लिगेशन से, सिटीजन से होता है। यहाँ ये भी समझिए कि यहाँ कोई सिटीजनशिप राइट एम्पायर में जनरल नहीं होते हैं। इसके जो पीपल होते हैं, इस पर रूल करता है, उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट को जो है बराबरी का हिस्सा नहीं होता है। कई सब्जेक्ट में काफ़ी भेद हो सकता है। जैसे आप देखिए कि मुगल काल में जो मुस्लिम थे उस पर जजिया टैक्स नहीं लगता था, हिंदू पे लगता था। तो ऐसा जो डिस्क्रिमिनेशन है पीपल रूल पीपल में, वो एम्पायर में किया जा सकता है, लेकिन वो नेशन स्टेट में नहीं होता है। नेशन स्टेट में इक्वल सिटीजनशिप राइट होती है और हर व्यक्ति जो रूल होता है अपने को सिटीजन मानता है, उसके कुछ हक होते हैं स्टेट के अगेंस्ट पे। कल्चरल आइडेंटिटी देखें तो एम्पायर में कल्चरल घालमेल होता है, हाइब्रिडिटी होती है, कल्चरल फ्लक्स होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि कई कल्चर के लोग उस एम्पायर के पार्ट होते हैं और अपनी कल्चरल वो आइडेंटिटी बनाने के संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ पे जो है कल्चरल हेजेमनी भी दिखती है कि जो कोर होता है, जो स्टेट जो 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 डोमिनेट करता है, वो अपने कल्चर को पेरीफेरी पे थोपने की पूरी कोशिश करता है। मुगल काल में भी हम लोगों ने देखा, उससे एक हाइब्रिड कल्चर भी बनती है। यहाँ पे जो है एक कल्चरल होमोजिनिटी जो है हॉलमार्क है नेशन का, चाहे वो रियल हो, चाहे इमेजिन्ड हो, चाहे वो कोशिश करके बनाया गया हो। कल्चरल होमोजिनिटी मतलब एक नेशन एक कल्चर, ये करने की कोशिश हमेशा की जाती है और उसको नेशन बिल्डिंग का पार्ट माना जाता है। लेजिटिमेसी यदि देखें तो यहाँ पे लेजिटिमेसी थोड़ी डाइल्यूटेड होती है एम्पायर में। पीपल जो है वो एक तरह सब्जुगेटेड फील करते हैं, चूंकि वो डरते हैं, या इकोनॉमिक उनको बेनिफिट होती है, या आइडियोलॉजिकल
से रिलीजियस क्लेम के चलते वो लेजिटिमेसी देते हैं, लेकिन वो 100% लेजिटिमेसी उस तरह की नहीं मिलती जो नेशन स्टेट को मिलती है। नेशन स्टेट एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट होता है, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी मानती है कि हम एक पीपुल हैं और हमारा एक पॉलिटिकल यूनिट है, हमारा स्टेट है, इस बेसिस पे उसको बहुत हाई लेजिटिमेसी स्टेट को मिलती है, नेशन स्टेट को। यदि रिलेशनशिप देखें अदर स्टेट से, तो यहाँ पे कोर डिफरेंस आ जाता है। इंपेरिकल या इंपेरिकल रिलेशनशिप या एम्पायर के बेसिस पे रिलेशनशिप ऑलवेज हिरार्किकल होगा, डोमिनेंस सब्जुगेशन का होगा, एक्सप्लॉयटेशन भी होगा, जबकि नेशन स्टेट का जो रिलेशनशिप अदर नेशन स्टेट से होता है बिल्कुल बराबरी का होता है, सॉवरेंटी का होता है, और एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाने का होता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का होता है, इंटरनेशनल सोसाइटी या इंटरनेशनल सिस्टम में बराबरी का होता है। तो ये जो पिक्चर दिखाया जाता है हमें कि फॉर्मल इक्वलिटी, पावर बैलेंस एंड सॉवरेंटी, ये सच है कि ये एक छद्म है। ये बहुत थिंकर इस पे डिस्कस करते हैं कि क्या रियलिटी कहीं यही तो नहीं है। अभी की दुनिया भी क्या एम्पायर की दुनिया तो नहीं है, नेशन स्टेट की दुनिया हमें केवल दिखाया तो नहीं जाता है। इसी बात को स्टीफन डे क्रिजनर अपनी बुक सॉवरेंटी द ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी में कहते हैं। उनका कहना है कि जो सॉवरेंटी हमें वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद लिबरल वेस्ट ने दिखाया, वो एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी, मतलब सभी लोग मिल करके एक हिपोक्रेसी क्रिएट करते हैं। ये रियलिटी नहीं है। रियल में तो क्या सॉवरेन, क्या सोलोमन आइलैंड उतना ही सॉवरेन है जितना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका? क्या दोनों इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम में क्या दोनों रियली इक्वल हैं, या ये केवल कहने की बात है? तो आप समझ सकते हैं कि एम्पायर और नेशन स्टेट में कितना फर्क है। और इससे जो इंटरनेशनल रिलेशन को यदि आप नेशन स्टेट के चश्मे से देखें, तो आपको इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम एक इक्वल बेसिस पे इगैलिटेरियन सोसाइटी दिखेगा, जहां सब बराबर हैं, सब सॉवरेन हैं। और यदि आप एम्पायर के चश्मे से इसको देखें, तो आपको सुपर पावर दिखेगा, फिर पावर दिखेगा, फिर माइनर पावर दिखेंगे, फिर मिनोज दिखेंगे, और आपको हिरार्की दिखेगा, डोमिनेंस दिखेगा, एक्सप्लॉयटेशन दिखेगा। तो अब डिपेंड करता है कि आप नेशन स्टेट के चश्मे से आईआर को देखते हैं या एम्पायर के चश्मे से। लिबरल वेस्ट कहता है कि वो चश्मा फेंक दो, वो गलत चश्मा है। रियल चश्मा है नेशन स्टेट का चश्मा, जो कि वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद बना है। और जो उसके क्रिटिक होते हैं वो कहते हैं रियल चश्मा तो वो है, तुम्हें तो वो झूठा चश्मा पहना के इंटरनेशनल रिलेशन दिखा रहे हैं, जिससे कि तुम्हारे ऊपर वेस्ट शासन करता भी रहे, साउथ के ऊपर, ग्लोबल साउथ, और तुमको समझ में भी ना आए कि शासन हो रही है। आइए अब जो पर्सपेक्टिव है एम्पायर का इंटरनेशनल रिलेशन में, यदि हम लिबरल पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या दिखता है? तो लिबरल पर्सपेक्टिव क्या कहेगी कि देखो, एम्पायर पुराने जमाने की बात थी। एम्पायर जो है वो टूट गया, और वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद जो है नया एक यूनिट आया इंटरनेशनल रिलेशन में, वो नेशन स्टेट आया। और वो नेशन स्टेट जो है वो सॉवरेंटी के बेसिस पे था, इक्वलिटी के बेसिस पे था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के बेसिस पे था, रूल ऑफ लॉ के बेसिस पे था, इंटरनेशनल कानून को मानने का था, डेमोक्रेसी के बेसिस पे था, परपेचुअल पीस के बेसिस पे था, म्यूचुअल कॉपरेशन इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पे था, मार्केट इकोनॉमिक्स के बेसिस पे था। तो ये देखो दुनिया कितनी अच्छी हो गई। पहले जो हिरार्किकल डोमिनेंस एक्सप्लॉयटेशन था, एम्पायर बेस्ड जो रूल होता था, वो अब बदल करके नेशन स्टेट बेस्ड रूल हो गया। उसमें सब इक्वल हो, तुमको इक्वलिटी हम देते हैं, चाहे वो अफ्रीका के कंट्री हो, चाहे एशिया के हो, चाहे यूरोप के, सब बराबर है। So empire and imperialism are historical event. अब उसको भूल जाओ. Having not much salience मतलब importance in the contemporary IR, which is focused on equal sovereign state interacting in the anarchical structure without any superior political authority. ये इनको कहा जाता है, जो नियो रियलिस्ट, जैसे केनेथ वॉल्च कहते हैं कि एनार्किकल स्ट्रक्चर है, उसमें सभी जो स्टेट हैं वो इक्वल सॉवरेन है, और वो आपस में इस तरह से म्यूचुअली रिस्पेक्ट के साथ में और एडजस्ट करके बिहेव करते हैं, क्योंकि कोई सुपर पावर उसमें नहीं है, कोई सुपर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है एनार्किकल स्ट्रक्चर। ये लिबरल पर्सपेक्टिव है। यदि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ले तो कहता है कि नहीं, एम्पायर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दे आर एज ए मीन्स फॉर पावरफुल स्टेट टू एक्सटेंड देयर इन्फ्लुएंस एंड सिक्योर स्ट्रेटजिक एडवांटेज। तो इंपेरियलिज्म तो है, और हर कोई जो है एम्पायर टाइप का बिहेव करना चाहता है, हेजेमनी इस्टेब्लिश करना चाहता है, रीजनल हेजेमन बनना चाहता है। एम्पायर्स अलाउ स्टेट टू कंट्रोल की रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स एंड टेरिटरीज, एनहांसिंग देयर जियोपॉलिटिकल पोजीशन एंड इनेबलिंग पावर प्रोजेक्शन। तो एम्पायर हेल्प करते हैं, एम्पायर बनने से बहुत फायदा होता है।
तो रियलिस्ट जो है वो इंपेरियलिस्ट टेंडेंसी को ऑलवेज महसूस करते हैं कि ये रियलिटी है इंटरनेशनल रिलेशन। जो मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे तो वो एम्पायर को व्यू करते हैं एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर, जहां वो मानते हैं कि एक मेट्रोपॉलिटन कोर है जैसे कि अभी अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप, और पेरीफेरी है अफ्रीका एंड एशिया, जिसको कि कोर डोमिनेट करता है, डिपेंडेंसी होती है पेरीफेरी की कोर पे, एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ये इंपेरियलिज्म के आइडियोलॉजी से चलता है। सो इनके लिए जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का जो फंक्शन है वो इंपेरियलिज्म के आइडियोलॉजी से गाइडेड होती है, और इसमें अनइक्वल एक्सचेंज होता है, इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है फ्रॉम द पेरीफेरी टू द कोर, और ये एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन है और ये अनइथिकल है। सो पोस्ट मॉडर्निस्ट यदि देखेंगे वो कैसे देखते हैं एम्पायर को, तो वो देखते हैं डिस्कोर्स एंड पावर रिलेशन से। उनका मानना होता है कि दे एग्जामिन हाउ एम्पायर्स कंस्ट्रक्ट नैरेटिव्स, ग्रैंड नैरेटिव्स, नॉलेज सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेशन टू जस्टिफाई देयर डोमिनेंस एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट टेरिटरी। तो यहाँ पे वो आइडिया के थ्रू, डिस्कोर्स के थ्रू, नॉलेज के थ्रू कैसे, जैसे कि अभी यदि पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू से देखिए तो अमेरिका ने किस तरीके से एक डिस्कोर्स पैदा किया है, डिस्कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डिस्कोर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, डिस्कोर्स ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन राइट, डिस्कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और उसी के बेसिस पे जो है पूरी दुनिया जो है डिस्कोर्स ऑफ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम, नियो लिबरलिज्म, डिस्कोर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और ये आइडियाज ऐसे कंस्ट्रेन करते हैं कि उसी के पैराडाइम, उसी के साय में हर डिसीजन जो है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उसको लेना पड़ता है, और वो उसके लिए नियति बन जाती है, गिवन बन जाता है, और ये एक तरह का इंपेरियलिज्म है अमेरिका का पूरी दुनिया पे। यदि आप पोस्ट मॉडर्न देखिए, क्योंकि वो नॉलेज के थ्रू, ताकत के थ्रू, वही जो है आपको वो वैल्यू सिस्टम देते हैं, वही एक पैराडाइम बनाते हैं जिसके अंदर आप ऑपरेट करते हैं, मतलब रूल ऑफ गेम जो है और लैंग्वेज ऑफ गेम वो तय करते हैं, जिसमें आप बस एक खिलाड़ी होते हैं। अब यहां देखिए जो क्रक्स है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, लगातार मैं कह रहा हूं कि ये इसलिए भी आपके सिलेबस में दिया गया है कि यदि आप एम्पायर का चश्मा यदि आप पहन लेना तो आपको कैसा दिखने लगता है, यार देखिए कितना अलग दिखने लगता है। जैसे ही आप एम्पायर के नजरिए से ग्लोबल इवेंट को देखते हैं, आईआर के इवेंट को देखते हैं, आपको हर जगह हिरार्की, डोमिनेंस, एक्सप्लॉयटेशन नजर आने लगता है, इक्वालिटी खत्म हो जाती है। आपको नहीं दिखेगा कि इक्वल सॉवरन स्टेट जो है अनार्किकल स्ट्रक्चर में इक्वल पैमाने पे या इक्वल फूटिंग पे आपस में इंटरेक्ट करें, नो, आपको नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा हिरार्की ऑफ पावर, डोमिनेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन। जैसे आप यदि दोनों वर्ल्ड वॉर को देखिएगा एम्पायर के चश्मे से, तो आपको वो इंपेरियल एस्पिरेशन का लड़ाई दिखेगा। आपको दिखेगा कि डीप इंट्रेंच्ड जो एम्पायर थे, जो उस समय में एकदम बड़े एम्पायर थे, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, वो लड़ते हुए दिखते हैं राइजिंग एम्पायर जो जर्मनी, जापान, इटली का था, जो एम्पायर बनना चाहते थे। तो ये एक इंपेरिकल वॉर था, इंपेरिकल एस्पिरेशन का वॉर था। कोल्ड वॉर जो है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई है, वो आपको दिखेगा टसल बिटवीन टू एम्पायर, दोनों इनफॉर्मल, एक अमेरिकन एम्पायर जो वेस्टर्न एम्पायर कहिए, और एक ईस्टर्न एम्पायर, सोवियत एम्पायर, दोनों के बीच की लड़ाई, और दोनों दुनिया को आपस में बांट लेने की लड़ाई, एक दूसरे से इसलिए लड़ाई कि हमारी एम्पायर ज्यादा बढ़े तो हमारी एम्पायर ज्यादा बढ़े, और वो फ्लैश पॉइंट होता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जैसे में। पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड को यदि आप देखिए, जिसको नियो लिबरल वर्ल्ड बोलते हैं, इसको ग्लोबलाइज्ड एरा बोलते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन को आप समझ सकते हैं वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन एंड डोमिनेंस ऑफ द अमेरिकन एम्पायर एंड इट्स आइडियोलॉजी। आप एक अमेरिका का एम्पायर का एक पूरा वर्ल्ड वाइड इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन को उस तौर पे देख सकते हैं। अभी यदि आप करंट रसिया यूक्रेन वॉर को एम्पायर के चश्मे से देखिएगा, तो आपको दिखेगा रियर गार्ड एक्शन बाय द रशियन एम्पायर टू प्रोटेक्ट इट्स बैकयार्ड फ्रॉम एवर एक्सपेंडिंग अमेरिकन एम्पायर। आपको दिखेगा कि अमेरिकन एम्पायर जो छा गया है और रसिया के बिल्कुल घर के मुहाने पे पहुंच गया है, वो पुराने जमाने का पावरफुल रशियन एम्पायर उसको बचाने की अपने फोटे को कोशिश कर रहा है। उस तौर पे आप रसिया यूक्रेन वॉर को देख सकते हैं। करंट राइज जो कोल्ड वॉर है यूएसए और चाइना का, आप उसको टसल समझ सकते हैं, एक डीप इंट्रेंस्ड एम्पायर जो अमेरिकन एम्पायर है पिछले 100-125 सालों से, और एक राइजिंग एम्पायर पिछले 10 सालों से चाइना। इन दोनों एम्पायर के बीच की अवश्य संभावी लड़ाई या कोल्ड वॉर के तौर पे आप अभी का दोनों के बीच में टेंशन को समझ सकते हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे ये चश्मा आप लगाते हैं डियर स्टूडेंट, आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशन जो है हियरार्किकल, डोमिनेंस और सबजुगेशन, एक्सप्लॉयटेशन से भरा हुआ दिखता है। लेकिन आपको बताने की कोशिश करते हैं थ्योरिस्ट
लिबरल वर्ल्ड के थ्योरिस्ट कि नहीं नहीं इसको तो मत देखो, हम सब बराबर हैं, सब सॉवरन हैं, सब लीगली फॉर्मली इक्वल हैं, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम के इक्वल मेंबर हैं, और यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलती है, इंटरनेशनल लॉ, और हम लोग जो है यूनाइटेड नेशन के थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरह एक पीसफुल वर्ल्ड में हम लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं। बट कई लोग कहते हैं कि ये छद्म है और रियल है, चश्मा है एम्पायर, उसके नजरिए से देखने से हमें वो चीजें दिखती है जो रियली होती हुई दिख रही हैं। फाइनली यदि हम देखें प्रॉस एंड कॉन्स, यदि हम देखें कि अभी जो मैंने आपको दिखाया एक पिक्चर एम्पायर के चश्मे से, वो उसके यदि लेंस के तौर पे एम्पायर को हम आईआर समझने के लिए यूज करें तो उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, कि इट रिवील्स मायरिड डायमेंशन ऑफ पावर इन आईआर, जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, इकोनॉमिक पावर कैसे छा जाता है, कल्चरल पावर कैसे हेजमनी एस्टैब्लिश करता है, जिसमें ग्राम्स्ची का आइडिया हेजमनी का भी आपको दिखने लगता है, देन मिलिट्री डोमिनेंस भी कैसे, तो मल्टीपल डायमेंशन जो पावर के हैं आईआर में वो दिखता है। इट ब्रिंग फोकस बैक ऑन हिरार्की एंड डोमिनेशन इन आईआर जो रियलिटी है। इट बस्ट द मिथ ऑफ फॉर्मल इक्वल सॉवरन स्टेट इन इंटरनेशनल स्टेट सोसाइटी, तो मैंने बार बार कहा उसको एक हिपोक्रेसी के तौर पे आपको दिखने लगता है, छद्म दिखता है, मास्क दिखता है, आपको रियल जो है यहाँ पे आपको दिखता है कि कैसे आईआर प्ले आउट हो रहा है in the saya of empire hierarchy dominance exploitation. It provide research agenda on global governance, कैसे जो global governance जो है IMF, World Bank, WTO, ये कैसे empirical ideology से काम करते हैं, कैसे जो है ये एम्पायर बिल्डिंग में हेल्प करते हैं सुपर पावर को, उसके तौर पे आपको ग्लोबल गवर्नेंस दिखता है। इवन यूनाइटेड नेशन जो है वो आपको एम्पायर का एक आर्म की तरह दिखने लगता है। इट ब्रॉडन द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, लाइक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को ये लाता है, क्योंकि एम्पायर जो है इटसेल्फ एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है, रियलिटी है, तो आपको हिस्ट्री से जोड़ता है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देता है, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजी है, आप जानते हैं इंड ऑफ आइडियोलॉजी या क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ये सब जो है वो एम्पायर और उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उससे जुड़े हुए हैं, और पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी ये जो है फोर फ्रंट पे लाता है। इट ब्रिंग फोकस ऑन पोस्ट कोलोनियलिज्म एंड सब अल्टर्न स्टडी, क्यों? क्योंकि जब ये बात करता है कि जो पेरिफेरल एरियाज हैं उसके नजरिए से हिस्ट्री को देखो, उसके नजरिए से इंटरनेशनल रिलेशन को देखो, ग्लोबल साउथ के नजरिए से देखो कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसा दिखता है, जो सबजुगेटेड रीजन है उसके नजरिए से देखो, तो ये फोकस बैक ले आता है हिस्ट्री फ्रॉम बिलो या आईआर फ्रॉम बिलो एंड पोस्ट कोलोनियलिज्म, और जो एंटी इंपेरियलिज्म एंड सब अल्टर्न स्टडीज को ये फोकस देता है। इसकी कुछ जो है निगेटिव भी है कि ये हिस्टोरिसिज्म से गाइडेड है। हिस्टोरिसिज्म मतलब कि हिस्ट्री को एक हिस्टोरिकल डिटर्मिनिज्म, कि हिस्ट्री का अपना एक लॉ है और उस लॉ को समझ जाओगे तो आप कैसे हिस्ट्री में इवेंट हुए हैं तो आगे उसी टाइप से होंगे, ऐसा होता नहीं है, कई लोग इसको कार्ड पॉपर एंड अदर काटते हैं। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी एक तरह से दिखाता है, क्योंकि इसका क्या मानना है, जैसे मार्क्सिस्ट आप देखेंगे कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को काबू करता है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में, वही जो है वो डोमिनेट करता है कोर के रूप में पेरीफेरी के ऊपर, तो इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी है। ये ओवर सिंप्लीफाई करता है चीज़ों को और जनरलाइज कर देता है, ऐसा लगता है कि मतलब यही ट्रू है, और ऐसा ऐसा पिक्चर होता नहीं है कि अमेरिका एक एम्पायर है, पूरी दुनिया को सब्जुगेट किया हुआ है, रशियन एम्पायर है, चाइनीज एम्पायर है, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन तो है, जनरलाइजेशन है। इग्नोर नॉन इंपेरियल पर्सपेक्टिव, बहुत सारे जो पर्सपेक्टिव हैं वो नॉन इंपेरियल होते हैं। अमेरिका हमेशा इंपेरियल आइडियोलॉजी से काम नहीं करता है, या कोई भी ग्रेट पावर नहीं करता है, वो हर बार कई कई बार उसकी जो आइडियोलॉजी होती है पूरी दुनिया को साथ लेकर के पीस के लिए ऐसा होता है, उसको ये ठीक से जो है फोकस में नहीं लाती है। लैक ऑफ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, अभी बहुत लोग ऐसा जो लिबरल थिंकर है वो मानते हैं कि एम्पायर तो पुराने जमाने की बात है, उसको फिर से आप जो खींच के ला रहे हो एम्पायर एंड इंपेरियलिज्म को, वो एक तरह का रेट्रोग्रेड टाइप की थॉट है, आप बैक चले जाते हो और उसका अभी कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शनरी जैसा लगता है, आपको लगता है कि आप बुराई करने के लिए बुराई कर रहे हो। एंड नैरो फोकस ऑन पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपको कॉपरेशन इंटरडिपेंडेंस उस पर फोकस कम है और ज़्यादा फोकस ये पावर और कॉन्फ्लिक्ट पे है, तो इसको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। यदि हम कंट्रीब्यूशन देखें जिन लोगों ने एम्पायर या इंपेरियलिज्म पे बहुत ही सेमिनल वर्क किया है, कुछ का मैंने दिया है, जो जे हॉब्सन हैं, ये एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट थे, ये बेस्ट नोन है अपने एक बुक के लिए जो कि इंपेरियलिज्म ए स्टडी 1902 में उन्होंने लिखा था। इनकी जो ये इंपेरियलिज्म थी
उसमें उन्होंने अंडर कंजम्पशन का एक जो है थेसिस दिया था। तो आपको ना मल्टीपल चॉइस में आ सकता है कि अंडर कंजम्पशन का थेसिस ग्लोबल पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में किसने दिया था, तो हॉब्सन ने दिया था। थोड़े से लेफ्ट ओरिएंटेड थे ये, और इनके थॉट से जो है जो व्लादिमीर लेनिन थे, लेनिन वो बहुत प्रभावित हुए थे, और अपनी जो उन्होंने इंपेरियलिज्म जो बुक लिखी आगे मैं बताऊंगा वो भी हॉब्सन से प्रभावित थी। हॉब्सन का बेसिकली कहना था कि अंडर कंजम्पशन जो होता है ना, ओवर प्रोडक्शन अंडर कंजम्पशन, उसके चलते कैपिटलिज्म को विस्तार करना होता है, और इंपेरियलिज्म जो है एक तरह का कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन है। रोजा लग्जमबर्ग जो है एक पोलिश थी बाय बर्थ, लेकिन वो जर्मन जो है वो सिटीजनशिप उन्होंने लिया था। वो रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट थिंकर थी, और उनका वो मार्क्सिस्ट भी कह सकते हैं, एंटी वॉर एक्टिविस्ट थी। उन्होंने एक बुक लिखा था, द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ए कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंपेरियलिज्म, 1913 में। और उसमें जो है वो इनफॉर्मल एम्पायर का जिक्र करती हैं थ्रू इकोनॉमिक डोमिनेंस, जैसे अब अमेरिका का दिख रहा है। तो रोजा लग्जमबर्ग भी बहुत फेमस हैं इंपेरियलिज्म के थेसिस के लिए। व्लादिमीर लेनिन जो है, अदरवाइज तो इनको कौन नहीं जानता है, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के हीरो और सोवियत रूस के संस्थापक। लेकिन इन्होंने जो एक बुक लिखा इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, में बहुत फेमस हुई 1917 में, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट लिंकेज कैपिटलिस्ट जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है उसको इंपेरियलिज्म से जोड़ा। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल लेवल पे जो कोर एंड पेरीफेरी दिखती है, जो कैपिटलिस्ट पावर हैं वो कैसे डोमिनेट करते हैं पेरीफेरी पे, और यही इंपेरियलिज्म है। तो कैपिटलिज्म का एक मैनिफेस्टेशन है इंपेरियलिज्म, और इसका इतना प्रभाव पड़ा कि अभी भी इससे पूरी आईआर गाइडेड होती है। और कई लोग कहते हैं कि अमेरिका का जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है, या यूरोपियन यूनियन का, वो नियो इंपेरियलिज्म है। रुडोल्फ हेल्फर्डिंग को यदि आप देखें तो ये ऑस्ट्रियन बोर्न थे, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिस्ट एंड सोशलिस्ट थ्योरिस्ट। इन्होंने एक बुक लिखा था 1923 में, फाइनेंस कैपिटल, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो लेटेस्ट फेज कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का है वो कैसे इंपेरियलिस्ट है, और कैसे जो है मर्केंटाइल कैपिटलिज्म गेव वे टू मोनोपोलिस्ट कैपिटलिज्म, जो कि इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड थी, और नाउ इट इज गिविंग वे टू फाइनेंस कैपिटलिज्म, जो कि इन्वेस्टमेंट और जैसे शेयर मार्केट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उस पर बेस्ड है, जो फाइनेंस के थ्रू, जो आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो कंट्रोल करते हैं। देन पॉल केनेडी का भी जिक्र इसमें किया जा सकता है, जो एक ग्रेट ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, जो स्पेशलाइज करते थे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में, इकोनॉमिक पावर एंड ग्रैंड स्ट्रेटजी में। उन्होंने उन्होंने जो बुक लिखी थी, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर, उसमें उन्होंने जो एम्पायर बिल्डिंग, उसके प्रोसेस और कैसे राइज एंड फॉल होता है, उसका पूरा एक हिस्टोरिकल जिक्र किया था। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो मैंने आपको मेन बॉडी में वीडियो के बताया भी है, इंपेरियल ओवर स्ट्रेच का। तो ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है कि हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरियल ओवर स्ट्रेच, पॉल केनेडी। सो डियर स्टूडेंट, ये जो है रेफरेंसेस हैं, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जगह से लिया है, लेकिन मैंने कुछ यहाँ दिया है जिसको आप रेफर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो यहाँ से आप PDF वर्जन में एग्ज़ाम गाइड सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए देखते हैं, यदि मौका लगा तो गाइड को लिखने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप मुझसे जो है जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे इंटरनेशनल ऑर्डर पे एक वीडियो लेक्चर लेकर के। तब तक के लिए विदा।